हाँ हाँ, बताओ बताओ, मियंडर और नागसेन की क्या थी? यस, उनके बीच की जो कॉन्वर्जेशन है वो आपकी अकाउंट करी गई थी, और उसे बोला जाता है आपका क्या, मिलिंद पन्हो। तो मियंडर ने यहाँ पर अटैक किया था इधर की तरफ, और मियंडर के अटैक को किसने रोका था? पुष्यमित्र सुंग ने रोका था। क्लियर? तो मियंडर और दिमित्रियस, दो राजा जो मैंने आपको बताए थे, इन दोनों ने ट्राई किया था कि वो अपनी जो एरिया है उसको एक्सपांड करें, और जब वो एक्सपैंड करने की तरफ बढ़ रहे थे तो वो थोड़ा सा नदर्न इंडिया में आने की बात हुई थी। जैसे जब हम देख रहे थे, कौन से वाले इन राजाओं को देख रहे थे, तो एक बार मैंने आपको बताया कि जैसे कनिष्क है, कनिष्क इतना एबल रूलर था कि उसकी एक कैपिटल कहाँ हुआ करती थी, पुरुषपुर, मॉडर्न डे पेशावर, और दूसरी कैपिटल कहाँ तक आ गई थी, मथुरा तक आ गई थी। मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पर यूपी के अंदर आ गई थी मथुरा, अगर कोई किसी को पता हो मथुरा किधर की साइड है। ठीक है, और पटना कहाँ पड़ता है, मैं रफ आइडिया बता रहा हूँ कि पाटलिपुत्रा ये रहा और मथुरा ये रहा। सो जब तक एबल जो रूलर्स है वो यहाँ पर बैठे रहे, तो इंडो ग्रीक या ये जो फॉरेनर्स थे, जिनको हम कंबाइंडली एक टर्म बोलते हैं यवन, ठीक है, तो ये यवन कभी भी कहाँ नहीं आ पाए, इंडिया में नहीं घुस पाए, मतलब नदर्न इंडिया के जो मेन टेरिटरी है वहां पर एंटर नहीं कर पाए, उसको एनक्रोच नहीं कर पाए। इतना समझे आप? लेटर ऑन बाद में इन्होंने करना शुरू कर दिया, तो शुंग ने यहाँ पर इसको आराम से बहुत इजीली डिफेंड कर दिया था। ठीक है, हमें बहुत सारे अकाउंट्स ऐसे देखने को मिलते हैं, बहुत सारी किताबें ऐसे देखने को मिलती है जो बताती है कि भैया क्योंकि ये ब्राह्मण वर्ग से हुआ करते थे, तो इन्होंने हिंदू धर्म को बढ़ाने के लिए बहुत सारा पेट्रनेज दिया था। ठीक है, बहुत सारी सहायता करी थी। क्लियर? इन्होंने ब्राह्मिकल या ब्राह्मणिज्म को बहुत ज्यादा फॉलो करवाया था या बढ़ाया था। साथ साथ इनको कहीं कहीं पर ऐसा भी माना जाता है कि ये अगेंस्ट थे, किसके, बुद्धिज्म के अगेंस्ट थे। ये मतलब उन वाले रूलर्स में नहीं थे जिन्होंने सब धर्मों को समान पेट्रनेज दिया हो। जैसे आप अशोक के बहुत सारे लिखित अभिलेख पढ़ोगे, है ना, जैसे हमने जिक्र सुना था 7वें रॉक एडिक्ट में और 12वें रॉक एडिक्ट में, उसमें क्या लिखा हुआ था कि भैया सभी धर्मों को समान आपको क्या देनी है, इज्जत देनी है। ठीक है, हर कोई अपने धर्म को प्रोपागेट कर सकता है, ऐसा अशोक के टाइम होता था। सेम ये पॉलिसी लगभग लगभग मौर्यंस में चलती आई थी। हालांकि रूलर्स ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग धर्मों को चुना है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य कौन से धर्म को मानते थे? जैन को मानते थे। उनके जो बेटे हुए बिंदुसार, वो किसको मानते थे? आजीवक को मानते थे। और उनके जो बेटे हैं अशोक, वो किसको मानते थे? बौद्ध को मानते थे। क्लियर? बौद्ध में भी कौन से वाले बौद्ध? हीनयान वाले को, क्योंकि तब तक महायान का तो कोई जिक्र होता ही नहीं। ठीक है, तो लॉजिक लगा लेना कि हीनयान को वो मानते थे। हालांकि लेकिन उन्होंने साथ साथ बाकी लोगों को भी क्या किया है, इक्वल पेट्रनेज दिया है। तो यहाँ पर जो शुंग थे, इन्होंने सिर्फ किसको दिया है, ब्राह्मणिज्म को दिया है। एंड ही इज कंसिडर्ड एज द परपिट्यूएटर ऑफ बुद्धिस्ट एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ स्तूपा। इन्होंने बहुत सारे स्तूप्स को डिस्ट्रॉय भी किया है। क्लियर? ऑल्दो हमारे पास कोई ऐसा रिटर्न एविडेंस नहीं है, बट कुछ हिस्टोरियंस ऐसा माना करते थे। अब क्योंकि ब्राह्मण है, तो अगेन इन्होंने कौन से रिचुअल्स को वापस लाने की कोशिश करी होगी? वो रिचुअल्स जो कौन से टाइम पे हो रहे थे? वैदिक रिचुअल्स को। और जरा आप लोग याद करके बताओ, वेदों के टाइम पे या वैदिक टाइम पे ऐसे कौन से रिचुअल्स होते थे जो एक राजा की अथॉरिटी को बढ़ावा दिखाते थे? गुड, अश्वमेध यज्ञ, और राजसु यज्ञ, और तीसरा यज्ञ कौन था? वाजपेयी यज्ञ। इन्होंने तीनों के तीनों यज्ञ को परफॉर्म किया था। क्योंकि अगेन भाई ब्राह्मण है, तो ऑब्वियस बात है वैदिक टाइम से अपनी लीनिएज मानेंगे, और ये मान के चलेंगे कि भैया जो असली अथॉरिटी है वो किसकी होती है, भाई जिन्होंने ये यज्ञ परफॉर्म किए होते हैं। तो डेफिनेटली इन्होंने भी वही चीजें करने की कोशिश करी। साथ साथ इनके टाइम पे आपको एक व्यक्ति का नाम पता लगेगा जिनका नाम है पतंजलि। कौन थे पतंजलि भाई? हाँ, मान सकते हो आप, वन ऑफ द फर्स्ट गुरु। इनकी एक किताब भी है, महाभाष्य। कौन सी भाषा में लिखी हुई है महाभाष्य? यस, संस्कृत की ग्रामर बुक है, ये ध्यान रखना। इट इज अ संस्कृत की ग्रामर बुक जो आपको याद रखनी है। यहाँ पर किसने लिखी है? पतंजलि ने। ठीक है, इनका यहाँ लिख लो, पतंजलि
महाभाष्य। क्लियर? तो बस इनके बारे में इतना ही है। बाकी छोटा मोटा जो लिखा भी है वो थोड़ा सा इनको क्रिटिसाइज करने के लिए किसने, बुद्धिस्ट एक टेक्स्ट हुआ करता था दिव्य दाना, उस दिव्य दाना टेक्स्ट में लिखा है कि जो पुष्यमित्र सोम थे उन्होंने बहुत ज्यादा क्रुएलिटी दिखाई थी किसके तरफ, बौद्ध मॉन्क्स की तरफ या बुद्धिज्म रिलीजन की तरफ। क्लियर? ये मतलब चिढ़ते थे एक तरीके से। इनके हिसाब से जो ब्राह्मणिज्म था वही सबसे अच्छा रिलीजन हुआ करता था एंड ये ज्यादा सपोर्टिव नहीं थे बाकी रिलीजन्स को लेके। क्लियर? अपनी अपनी सोच हो सकती है। फिर पुष्यमित्र सुंग के बाद आते हैं हाँ, पुष्यमित्र सुंग के बाद आते हैं अग्निमित्र सुंग, इन्हीं के बेटे। ठीक है, पहले इंपॉर्टेंट हो गए कौन, पुष्यमित्र सुंग, अगले आ गए कौन से आपके, अग्निमित्र सुंग। क्लियर? इनके बारे में भी कालिदास की एक कहानी जो है मालविका अग्निमित्र, उसमें लिखा गया है एंड ये हीरो हुआ करते थे कालिदास की पोयम के। मतलब कालिदास ने अपनी वो जो पोयम पूरी की पूरी लिखी है वो किसके लिए लिखी है, अग्निमित्र शुंग के लिए लिखी है। क्लियर? बस इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है कि ही वॉज द हीरो ऑफ अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्र जो पोयम है किसकी लिखी हुई, कालिदास की लिखी हुई जो पोयम है उसके हीरो हुआ करते थे, मेन लीड हुआ करते थे, प्रोटैगनिस्ट हुआ करते थे। बस ये आपको याद रखना है इसमें। अगला यहाँ पर बात करोगे, मतलब यही दो मेन रूलर थे जो आपके शुंग के थे। शुंग में इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं। ठीक है, जब आप शुंग पढ़ोगे तो अग्निमित्र शुंग होगा। अग्निमित्र शुंग के बारे में वही उनकी प्रेम कहानी बड़ी फेमस थी, जो ये पोयम है उसमें इनकी प्रेम कहानी के बारे में ही अच्छा खासा लिखा गया है और इनके अलावा कुछ ज्यादा फेमस यहाँ पर है नहीं। अब लास्ट जो यहाँ पर राजा हुआ करते थे शुंग डायनेस्टी के, उनका नाम है देवभूति, ध्यान रखना। लास्ट शुंग रूलर क्या नाम है उनका, देवभूति। और इनको किसने मारा, इनको मारा वसुदेव कण्व। और जब इनको वसुदेव कण्वा ने मारा तो अगेन एक नई डायनेस्टी की स्थापना होगी और उसका नाम क्या होगा, कण्वा वंश की स्थापना होगी यहाँ पर। क्लियर? तो शुंग के बारे में समझ आ गया। इन लोगों के बारे में ज्यादा कभी पूछा ना तो आज तक गया है, ना तो इनकी सोसाइटी पूछी, ना तो इनका एडमिनिस्ट्रेशन पूछा। ठीक है, बस मैं आपको इतना बता देता हूँ कि क्रोनोलॉजी जरूर पूछते हैं हर बार। आप पढ़ने को तो आप ब्रह्मांड पढ़ सकते हो उनके बारे में, बट अगेन मैंने हमेशा आपको एक चीज तो पहले से क्लियर की है कि भाई पहले फिगर आउट करो कि आप पढ़ने किस चीज के लिए आए हो। अगर सिर्फ यूपीएससी के लिए पढ़ना है तो जितना मैं बता रहा हूँ उतना मोर देन है, क्योंकि इससे आगे कभी पूछा ही नहीं। आप क्वेश्चन उठा के देख लो, कभी ये नहीं पूछा कि भैया कण्वा का एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताओ, कण्वा के टाइम पे सोसाइटी कैसी हुई थी, कभी नहीं पूछा। जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में पूछा है। जैसे जब हमने मौर्य पढ़ा तो मौर्य आपने खुद देखा होगा कि हमने 3 दिन लगा के मौर्य पढ़ा है और हर एक एस्पेक्ट उसका क्लियर किया है, चाहे सोसाइटी हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे उनके टाइम पे मिनिस्टर्स कौन कौन से हुआ करते थे, फॉरेन ट्रेवलर कौन कौन से आए थे, उन्होंने किस बारे में क्या क्या बोला, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। अभी इसके बाद आप देखोगे पोस्ट मॉडर्न्स में सातवां आना है जो इम्पोर्टेंट होगा, सातवां आना। इसके बाद कण्वा के बाद अगेन जो नेक्स्ट होगा दैट इज योर सातवां आना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सातवां आना आपको डिटेल में पढ़ना है। सातवां आना खत्म हो गया, उसके बाद आपका मेन जो शुरू होगा दैट इज गुप्ता। फिर गुप्ता को हम डिटेल में पढ़ेंगे, उनके टाइम का एडमिनिस्ट्रेशन, अगेन सारी चीजें, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, मिलिट्री पावर कैसी थी, सोसाइटी कैसी थी, आर्ट एंड कल्चर कैसा था, ठीक है, वुमेन्स का स्टेटस कैसा हुआ करता था, रिलीजन कैसा हुआ करता था। तो किसी भी आपको एम्पायर को कंप्लीट करना है, ये 5 से 6 पैरामीटर्स है जो आपको एटलीस्ट समझ आने चाहिए। ठीक है, जिनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर ये 5 से 6 पैरामीटर्स आपने पढ़ ली और अच्छे से पढ़ ली
तो डेफिनेटली वो पूरा का पूरा एम्पायर आपका वहीं कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? मतलब ये मैं तब के लिए बता रहा हूँ जब आप घर पे रिवीजन कर रहे हो और आप कंफ्यूज हो रहे हो कि इतने सारों में से क्या पढ़ना। तो जो 6 पैरामीटर्स मैंने आपको बता दी, बस उन 6 पैरामीटर्स की चीजों को पढ़ लेना। बस ये फाउंडर थे, बस इतना याद रख सकते हो आप। ठीक है, तो जब आप देखोगे कण्वा डायनेस्टी, इसके फाउंडर कौन है? वसुदेव। ठीक है, इन्होंने किसको मारा था? देवभूति को मारा था, जो कि लास्ट शुंग रूलर हुआ करते थे। तो यहाँ पर वसुदेव हो गए। और लास्ट रूलर ऑफ कण्वा कौन था? शुश्रामन। बस यही छोटी छोटी चीजें जो पूछा जाता है। तो वसुदेव, शुश्रामन आपके कौन हुआ करते थे? लास्ट कण्वा रूलर। लगभग इनका जो कार्यकाल था सारों का मिला के अराउंड अराउंड 45 ईयर्स के लगभग का था। एंड उसके बाद कण्वा डायनेस्टी समाप्त हो गई। एंड कण्वा डायनेस्टी को ओवर पावर किसने कर लिया? देन सातवाहनाज ने। तो अब जब हमने यहाँ पर देखा था अगेन ये वाला पार्ट देखो तो शुंग। ठीक है, शुंग के बाद कौन आ गए थे यहाँ पे? कण्वा आ गए थे। ठीक है, इनको ओवरथ्रो कर दिया अब किसने? सातवाहनाज ने। और सातवाहनाज ने लगभग पूरा का पूरा ये सेंट्रल इंडिया ऐसे करके और पूरा का पूरा ये डेक्कन इंडिया, तो सेंट्रल एंड डेक्कन पूरे इंडिया पे किसने कवर कर लिया था? सातवाहनाज ने कवर कर लिया था। एंड व्हाई सातवाहनाज आर वेरी इंपॉर्टेंट? क्योंकि इनकी सोसाइटी जो उस समय की मेजॉरिटी ऑफ एम्पायर्स की सोसाइटी थी उससे बहुत डिफरेंट थी। क्लियर? ज्यादातर जगहों पे किस तरीके से जो लीनिएज है उसको तय किया जाता था? एज पर दी पेट्रलिनी हुआ करती थी वहां पे। मतलब किसका रूल चलता था या वंश जो डिक्लाइन होता था, डिस्क्राइब होता था, कहाँ से होता था? फादर साइड से होता था। ये वो पहले लोग थे जिन्होंने अपने मदर का नाम यूज करना शुरू किया। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर में गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो आप जब नाम पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि किसके पुत्र थे? ये गौतमी के पुत्र थे। तो अपनी माँ का नाम लगाना इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो लगभग आपको ये याद रखना है कि जो सातवाहना डायनेस्टी थी, ठीक है, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा। जो सातवाहना डायनेस्टी हुआ करती थी इसको हम एक और नाम से जानते हैं और यूपीएससी ने पूछा है इसे आंध्रास। ठीक है, सिविल सर्विसेज में बहुत पहले पूछा करता था। अभी जो उसके जो बाकी एग्जाम्स है उसमें पूछ रहा है, जैसे 2022 के लगभग, सॉरी 20 या 22 के लगभग में उन्होंने पूछा था सीएपीएफ में। एग्जैक्ट सिंपल यही क्वेश्चन था, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द सातवाहना डायनेस्टी, या इनको किस और नाम से जाना जाता था, बस इतना। ठीक है, ऑप्शन उन्होंने बहुत एब्सर्ड ऑप्शन दिए थे, लिंगायत बोल दिया था, कभी कुछ डाल दिया था, उसमें से एक था आपका आंध्रास। तो इन्हें आंध्रास भी आपका कहीं कहीं पर बोला जाता है। क्लियर? अच्छा, इसका जिक्र कहाँ मिलता है? आंध्राज इन्हें कहाँ बोला जाता है? आंध्राज इन पुराण। तो पुराण में इन्हें आंध्राज बोला जाता है। कभी ये पूछ ले कि जो आंध्रा शब्द का जिक्र है कहाँ देखने को मिला है, ये कहाँ पे मिलेगा आपको? पुराण में। सबको समझ तो आ रहा है ना जो जो चीजें चल रही है एक एक करके? कोई ऐसा तो नहीं है कि जिसके बाउंसर जाने लग गई हो चीजें? अगर नींद में होंगे तो बाउंसर जाएगी जाएगी। अभी तक सब कनेक्ट कर पा रहे हो जहां तक हम आ गए? ठीक है, पोस्ट मॉडर्न में हमने कौन कौन से रूलर्स पढ़ लिए? हाँ जी, कौन कौन से रूलर्स हमारे कवर हो गए? इंडो ग्रीक्स हो गए, मतलब फॉरेनर्स हो गए, और इंडिया के अंदर पे हमारा शुंग हो गया और कण्वा हो गया। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी हम कर रहे हैं, दैट इज योर सातवाहना। क्लियर? इनका जो रूल हुआ करता था, इनकी जो टेरिटरी हुआ करती थी, आज के समय से अगर मैं कंपेयर करूं तो आप जस्ट एक रफ एस्टिमेट लगाने के लिए याद रख सकते हैं कि इट वाज अराउंड दी आंध्रा, जो मॉडर्न डे आंध्र प्रदेश है, पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, पार्ट ऑफ कर्नाटका एंड पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो आप खुद समझ सकते हो कि कितना लार्ज एरिया इनका हुआ करता था। ठीक है,
तो जैसे आप सबको पता होगा कि ये आंध्रा हो गया, ये यहाँ पर थोड़ा सा महाराष्ट्र हो गया, इधर पे कर्नाटक हो गया और इधर पे मध्य प्रदेश। तो ये पूरा का पूरा पार्ट इनका हुआ करता था। इस तरीके से आप मान सकते हो कि ये पूरा पार्ट किसके अंडर आया करता था, सातवाहनास के अंडर आया करता था। क्लियर? शुरुआत इनकी मेन आंध्र प्रदेश से हुई थी, या बोल सकते हो मॉडर्न डे तेलंगाना, जो आज के समय तेलंगाना है, वहां से इनकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद इन्होंने एक्सपेंड करना शुरू किया। तो सबसे पहले इधर से, मतलब आंध्रा से, तेलंगाना से ये एक्सपेंड हुए और इन्होंने किसको कैप्चर किया? इन्होंने कैप्चर करना शुरू किया महाराष्ट्र। देन जब महाराष्ट्र के पास का पार्ट हो गया, फिर इन्होंने कर्नाटका पहुंचे और फिर नीचे की तरफ पहुंचे। क्लियर? कोई कंफ्यूजन इसमें अभी तक? हाँ जी, कोई कंफ्यूजन? टेरिटरी कहाँ का है? पीछे पता लग भी रहा है क्या चल रहा है कि नहीं चल रहा? आज इधर पे आप सबको पता लग रहा है? पक्का? आप दोनों को इधर पे आपको पता लग रहा है? आपको आ रहा है? पक्का? चलो बहुत बढ़िया। मेरे से झूठ बोल के वैसे भी क्या ही हो जाएगा। मुझसे झूठ बोलोगे तो तुम अपना ही नुकसान करोगे, मेरा तो क्या ही करोगे। क्लियर? सो बस इसको ध्यान रखना। चलो अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रख लो। सबसे पहले तो फाउंडर कौन थे? फाउंडर कौन थे सातवाहना के? पता है किसी को? सिमुक? यस, फाउंडर हुआ करते थे सिमुक। ठीक है, ये लिख लेना। हालांकि इन्होंने सिर्फ फाउंडेशन दी थी, उसके अलावा इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट या लेजेंडरी नहीं किया। सो ही इज ओनली रिमेम्बर्ड एज द फाउंडर ऑफ सातवाहना। इनके बाद इंपॉर्टेंट कौन आते हैं? गौतमी पुत्र सतकर, वो आपको लिखना है। ठीक है, गौतमी पुत्र सतकर्णी ने क्या क्या किया था उसको लिख लो। ये जो गौतमी पुत्र सतकर्णी जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये पोते हुआ करते थे किसके? सिमुक के। तो सिमुक, सिमुक के बाद थे कृष्णा, कृष्णा के बाद आए थे गौतमी पुत्र सतकर्णी। ये तीन रूलर आपको याद रखना है। सिमुक इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ही वाज द फाउंडर। कृष्णा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कृष्णा ने थोड़ा सा जो ये पार्ट था, नासिक वाला पार्ट अपने अंदर ले लिया था, बस इसलिए फेमस थे। इतना ज्यादा कुछ रेलेवेंट नहीं है कि भाई कुछ मेजर कर दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर या मोस्ट फेमस रूलर और सातवाहना डायनेस्टी इज योर गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, इन्होंने क्या क्या किया था एक एक करके लिखते हैं। फर्स्ट, नाम कृष्ण ही था, मतलब जो हमें रेफरेंस मिलता है कृष्ण। ठीक है, सातवाहनास को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन ये भी रहता है कि एग्जैक्ट रिलीजन ये कौन सा फॉलो करते थे, क्योंकि इन्होंने ब्राह्मणिज्म को भी पेटर्नाइज किया है और कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि इन्होंने, मतलब बाकी रूलर्स जो बाकी धर्म हुआ करते थे उन पे उतनी ज्यादा क्रुएलिटी नहीं बरसाई है। ठीक है, बाकियों को भी प्रोपागेट किया है। अगर हम रफ एस्टिमेट लगाएं, जिस तरह के नाम ये यूज कर रहे हैं या जिस तरह की चीजें ये यूज कर रहे हैं, तो ये बेसिकली ब्राह्मणिकल रिलीजन को फॉलो करते थे। ठीक है, और जब मैं ब्राह्मणिकल रिलीजन बोल रहा हूँ, वो पद्धति जिसमें ब्राह्मण को उच्च माना गया है। ठीक है, मतलब वैदिक काल का जैसे हो गया ना, वैदिक काल में हालांकि सबके पास अथॉरिटी थी, बट यहाँ पर जो ब्राह्मणिकल रिलीजन हो गया उसमें ब्राह्मण को सबसे उच्च माना गया है। तो ये वही टाइम पीरियड है जब ब्राह्मण अपने प्रोमिनेंस में हुआ करते थे, जब वो एक्चुअल में आप कह सकते हो कि उनके अंदर वो आना शुरू हुआ कि वी आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी। सालों से चला आ रहा है, मान लेते हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता नहीं है कि उन्होंने कुछ खास ऐसा अब करते हैं। मतलब अगर कोई ब्राह्मण है तो डोंट गेट बी मतलब ऑफेंडेड, बट एज पर मी यार ये सारी ना पुरानी बातें थी।
क्यों है, क्या किया उन्होंने ऐसा? एग्जैक्टली exactly. मतलब अगर मुझे उस टाइम पे पूछना पड़े जब बी आर अम्बेडकर थे कि मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन होगा, बी आर अम्बेडकर होगा या उस समय का कोई पंडित होगा, तो फिर ब्राह्मणों ने खास क्या किया? नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं किया, एट अ टाइम दे वर वेरी इंपॉर्टेंट, दे वर द टीचर्स ऑफ सोसाइटी। और मैं आपको हमेशा कह सकता हूँ, नॉट इसलिए कि बीइंग अ टीचर मैं ये बात बोल रहा हूँ, नहीं, नॉर्मल मैं स्टूडेंट भी था, मैं तब भी ये चीज मानता था कि टीचर आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। अगर सोसाइटी में टीचर्स ना हो तो सोसाइटी बहुत ही ज्यादा अनसिविलाइज्ड हो जाएगी। तो एक टाइम पे ब्राह्मण्स का बहुत ज्यादा रोल हुआ करता था, ठीक है। उन्हें उस समय पेट्रनेज देना ठीक था कि भैया आपका काम है शिक्षा देना, आप और कोई काम नहीं कर सकते, आप लेबर का काम नहीं कर सकते, क्योंकि भाई अगर मान के चलो मैं पढ़ा रहा हूँ और सेम टाइम में मैं दिहाड़ी मजदूरी भी करूँ, मैं नहीं कर सकता, है ना। या तो मैं दिहाड़ी मजदूरी कर लूँ या तो मैं पढ़ा लूँ, क्योंकि पढ़ाने के लिए आपका माइंड फ्री होना चाहिए। और अगर किसी की जो फिजिकल स्ट्रेस है, अगर वो ऑलरेडी फिजिकल स्ट्रेस में है या फाइनेंशियल स्ट्रेस में, ये सिंपल है भाई। मैं भी कभी अगर मेरे दिमाग में कुछ चल रहा होता है, या मान के चलो सुबह सुबह को मैं उठा या घर से आते आते मेरा हमेशा एक ही रहता है कि मेरे दिमाग में भी 10 चीजें चल रही होती हैं यार, मेरी भी लाइफ में 10 प्रॉब्लम्स होती है। बस मेरा ये रहता है कि क्लास में घुसने से पहले मैं उन चीजों को बस एट द एंड कुछ भी नहीं होता तो ये बोल लेता हूँ कि भाड़ में जाए, 1 घंटे बाद सोचूंगा, ताकि मैं अपना यहाँ पर जो ड्यूटी है मेरी वो परफॉर्म कर सकूँ। तो इसलिए उनको थोड़ा सा पैट्रनेज दिया गया था उस समय कि एटलीस्ट वो लोग क्या हो सके, स्ट्रेस फ्री हो सके, मतलब मेरा ये मानना है। बट हाँ, वो जो बेनिफिट्स मुझे मिलते थे, अगर उसको वो परमानेंटली अपने पास ही रखने लग जाए, या जब आपके अंदर थोड़ा ग्रीड आ जाती है कि यार मेरे बेनिफिट्स मेरी जो आगे की जनरेशन है उसको भी पास ऑन हो विदाउट दे बीइंग केपेबल, तब थोड़ी सी प्रॉब्लम है। चलो आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, मान के चलो आपने कुछ बड़ा एम्पायर अपना खड़ा कर लिया, है ना, नॉट इन टर्म्स ऑफ लाइक दी ओल्ड एरा एम्पायर, आज के समय पे बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया, ठीक है। आपको पता है कि आपकी औलाद नहीं आई थी नखट्टू, खत्म है कि इनके हाथ में दिया अगर बिजनेस तो ये 10 साल में सारा खत्म कर देंगे। वुड यू पास ऑन योर लीनियज टू देम, और यू विल फाइंड अ सुटेबल कैंडिडेट कि भाई जो मेरी लेगेसी को आगे बढ़ाए? बहुत बढ़िया, बोलने में अच्छा लगता है, जिस दिन कर दो उस दिन मान दो। देखो मैं ह्यूमन नेचर जानता हूँ, तो जब कभी बात आती है ना कि ज्ञान फैलने की या अपने आप को अच्छा दिखाने की, तो हम सब अच्छा दिखाते हैं, तुम क्या मैं भी, है ना। बट जब ऑन द स्पॉट आते हैं तो हर किसी के पर्सनल बायस होते हैं। मैं हमेशा आपको एक चीज बोल सकता हूँ, अगर कोई आपको बोले कैन यू बिहेव इम्पार्शियली, नो, ह्यूमन नेचर इज पार्शियल, ह्यूमन नेचर इनहेरेंटली पार्शियल। आप में से कितने लोगों को डॉग्स पसंद है? डॉग्स डॉग्स कुत्ते। अच्छा, आप में से कोई है जिसको कैट्स पसंद है? कोई ऐसा जिसको डॉग्स नहीं पसंद, बस सिर्फ कैट पसंद? या कोई ऐसा जिसको सिर्फ डॉग पसंद है, कैट नहीं पसंद? कोई पर्टिकुलर ऐसा जानवर है जिससे आपने कभी इंटरेक्ट ना किया हो बट आपको घिन आती है या डर लगता है? सबसे डर। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि दो लोग रैंडम लोग आपसे बात करने आ रहे हैं, एक से आप बहुत अच्छे से बात करो, दूसरे से आपका मन ही नहीं करना बात करने का? हुआ है। अच्छा, ये क्यों हुआ है? कभी ये सोचने की कोशिश करिए कि यार दोनों स्ट्रेंजर मेरे लिए, ठीक है, मान के चलो जैसे मैं ही था, पहले दिन जब मैं आया हूँ तो आपने कुछ ना कुछ तो धारणा बनाई होगी ना मेरे बारे में बिफोर आई स्टार्ट स्पीकिंग। हाँ, जब मैं बोलना शुरू कर देता हूँ उसके बाद तो मैं घुमा लेता हूँ अपनी बातों में, दैट आई हैव, मतलब दैट टैलेंट आई हैव। बट बिफोर दैट हर किसी का क्या होता है, इनहेरेंट, मतलब अपने दिमाग से हम प्रिज्यूम करते हैं, तब वो जो प्रिजम्पशन होता है वही हमें पार्शियल बनाता है। मैं तो बहुत ब्लंटली इसको क्या एडमिट करने को तैयार हूँ कि ह्यूमन नेचर इज ऑलवेज पार्शियल, हम कभी भी इम्पार्शियल एक्ट कर ही नहीं सकते। हाँ, आप रीजनेबल एक्ट कर सकते हो। मेरे से कभी कोई पूछे, जैसे मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, लाइक ये मेरी कोचिंग के टाइम पे हुआ था। अब ऑब्वियसली बात है, हम लोग एसएसबी वगैरह की तैयारी करते थे, तो मॉक इंटरव्यू हम देते थे।
तो उस मॉक इंटरव्यू में मेरे सर ने पूछा था कि जैसे एक क्वालिटी होती है, ऑफिसर लाइक क्वालिटी, किसी को पता है OLQs क्या होते हैं? सुना है कभी OLQs? दीज आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑफिसर, जिन्हें हम OLQs बोलते हैं कि अगर आपको ऑफिसर बनना है तो आपको ये सारी क्वालिटीज इनहेरेंट करनी पड़ेगी। उन ऑफिसर लाइक क्वालिटीज में से एक क्वालिटी होती है इम्पार्शियलिटी। तो उस पर मेरा एक थोड़ा सा डिस्कशन अच्छा हुआ था। मतलब उन्होंने सवाल पूछा कि डू यू बिलीव पीपल्स आर इम्पार्शियल। मेरे वाले सर थोड़े थे यूपीएससी वाले सर। मतलब जैसे मैं करता हूँ ना, कभी कभी आपसे कुछ ऐसे सवाल करता हूँ कि आपका दिमाग ही खराब हो जाता है और सोचने पे मजबूर हो जाओ कि हाँ यार, यूपीएससी एक्चुअल में ये चाहता है। सिर्फ किताब में पढ़ के अगर यूपीएससी निकल रहा होता तो आपको क्या लगता है, हर साल 10 लाख बच्चों में से सिर्फ 800 बच्चे क्लियर कर रहे होते, या सिर्फ 40% कट ऑफ जाती, या 45% आपके नंबर आते। जो बच्चे मेंस में बहुत अच्छा करते हैं, कभी कभी आप देखोगे कि वो इंटरव्यू में बहुत गंदा परफॉर्म करते हैं। कभी कभी जो बच्चे मेंस में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते वो इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो डाइवर्स ओपिनियन हमेशा एक्सेप्टेबल होते हैं यूपीएससी में। तो तब मेरा हुआ था, तब मैंने उनको ऐसे बोला था कि सर मुझे लगता है कि हम इम्पार्शियल एक्ट कर सकते हैं। मतलब वो मेरी बचपना था, नादानी थी। तो हंस पड़े थे सर, तो अच्छा खासा उन्होंने मेरे को ग्रिल किया। बाद में सेम सवाल मैंने पूछा कि आप बोल रहे इम्पार्शियल, बट अगर OLQ है तो OLQ क्यों डाला जाता है? तो उन्होंने खुद बोला कि देखो, इम्पार्शियल बिहेव कर है, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। ठीक है, ऑफिसर बनना है तो एक बार देख लेना कि कौन कौन सी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज आप में है और कौन सी अभी आपको इनकलकेट करनी है। तो मुझे तो मतलब ऐसे लगा कि हम इम्पार्शियली एक्ट कर सकते, कि मैं एक्ट कर सकता हूँ इम्पार्शियली। आप इम्पार्शियली पता है कब तक एक्ट कर सकते हो? जब तक दोनों आपके लिए स्ट्रेंजर थे। अगर एक भी आपका जानने वाला हो गया या एक से भी आपका पर्सनल कनेक्शन कुछ फील हो गया, सेम फर्टर्निटी का हो गया या सेम जेंडर का ही क्यों ना हो गया, तो भी हम पार्शियल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे सामने एक लड़का और एक लड़की है, ऑब्वियस ही बात है, अगर मेरे को थोड़ा सा सपोर्टिव होना पड़ेगा, मैं किसके लिए होऊंगा? किसके लिए? क्या बोला आपने? मैंने सुना नहीं, सॉरी, मेरा ध्यान उधर था। अच्छा, इतना अच्छा नहीं हूँ मैं लड़कियों के लिए। आई सपोर्ट बॉयज ओनली। I believe in gender equality, right? Although I know there is nothing called gender equality in India and in any place in the world. Good question. Very good question. सर देखो, अब इसको समझाने के लिए ना मुझे एक डायग्राम बना के बताता हूँ आपको खुद ही समझ आ जाएगा। मैंने भी इसी डायग्राम से सीखा था, आप भी सीख जाओगे 2 मिनट में। दिस इज एन स्टेडियम और स्टेडियम के बाहर वॉल है, या ग्राउंड मान लो, ग्राउंड के अंदर क्रिकेट मैच चल रहा है और बाहर पे एक वॉल लगी हुई। ठीक है, यहाँ पर एक बच्चा खड़ा है 2 फीट का, यहाँ पर एक दूसरा लड़का खड़ा है, जवान लड़का 4 फीट का, और एक लंबा लड़का खड़ा है 6 फीट का। क्लियर? सेम इधर भी 2, 4। देखो इसकी हाइट बहुत कम है, मतलब ये जो वॉल है ये लगभग 4 फीट की है, इसकी हाइट बहुत कम है, तो ये तो चाह के भी नहीं देख सकता ग्राउंड में मैच। वॉल भी 4 फीट की है और ये बंदा भी 4 फीट का है, तो ये थोड़ा सा उछल के देख ले, क्या पता, है ना? बट ये 6 फीट वाला आराम से देख पा रहा। अब इक्वालिटी क्या होती है? इक्वालिटी मीन्स गिविंग इक्वल रिसोर्सेज टू एवरीवन, है ना, कि बराबरी से सबको बराबर बांटो। समझ आए? तो अब अगर मुझे प्लेटफॉर्म देना है यहाँ पर 2 फीट का, इफ आई एम गवर्नमेंट, मैं आपको गवर्नमेंट की साइड से बता रहा हूँ, इफ आई एम गवर्नमेंट और मुझे प्लेटफॉर्म देना है सबको 2-2 फीट का, अगर मैं इक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाऊं तो क्या मैं सबको 2-2 फीट का प्लेटफॉर्म दूंगा? है ना, इक्वालिटी तो यही कहती है, जो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा होता है, इक्वालिटी मतलब सबको बराबर दे दो। तो इक्वालिटी क्या कहती है? इक्वालिटी सिंपली सी है, सबको बराबर चीजें प्रोवाइड कर दो। चलो, अगर मैं 2 फीट वाले बच्चे को 2 फीट का प्लेटफॉर्म दे दूं, क्या वो इजिली मैच देख पाएगा? तब भी 4 फीट वाले को दूं, 6 फीट वाले को दूं, वो तो पहले भी देख ही पा रहा था, तो उसको वो चीज देने का फायदा क्या हुआ? दैट इज द वेस्टेज ऑफ रिसोर्स, है कि नहीं?
चलो, अब इक्विटी आती है कि भैया मैं रिसोर्सेज इस तरीके से दूं कि एट द एंड लेवल सबका बराबर हो जाए, एट द एंड सब सेम लाइन पे आ जाए, कि एंड गोल क्या हो जाए कि एट द एंड सब बराबर आए। ये क्या है कि जो गवर्नमेंट अपने एंड से रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रही है, ये क्या हो जाएगा कि भैया एट द एंड सब कहाँ पहुंच पा रहे हैं, क्या सारे लोग एक सेम लेवल पे पहुंच पाए हैं कि नहीं पहुंच पाए। तो अगर मुझे सब लोगों को सेम लेवल पे पहुंचाना है तो मुझे 2 फीट वाले बच्चे को कितने फीट का प्लेटफॉर्म देना चाहिए, 4 फीट का। 4 फीट वाले को कितने फीट का दूं, और 6 फीट वाले को देना चाहिए। बट 6 फीट वाला तो बोलेगा नहीं कि दिस इज पार्शियलिटी, दिस इज डिस्क्रिमिनेशन, आप बाकी लोगों को रिजर्वेशन क्यों दे रहे हो। यूजुअली मैं रिजर्वेशन वाले टॉपिक में यूज करता हूँ समझाने के लिए। सो दिस इज व्हाट इक्विटी कॉल्ड। क्लियर? Giving the amount of resources which is essential so that each and everybody could get a certain level or similar level। ठीक है, अब बाकी मैं दूसरे वाला टॉपिक में यहाँ शुरू नहीं करना चाह रहा क्योंकि वो फिर कोर पॉलिटी का टॉपिक हो जाता है, फिर उसमें मतलब वो फिर ऐसा हो जाता है कि अगर मैं पॉलिटी शुरू कर देता हूँ तो मैं पॉलिटी से बाहर नहीं आ पाता आधे घंटे तक। अगेन वो मेरा पर्सनल बायस है भाई, मेरा सब्जेक्ट रहा है पॉलिटिकल साइंस, तो है ना, तो ये फर्क होता है। जिस दिन आप ये समझ जाते हो उस दिन शायद आपको रिजर्वेशन उतना भी बुरा नहीं लगेगा शायद। अच्छा चलो, लेट मी आस्क यू, आर यू इन सपोर्ट ऑफ रिजर्वेशन और अगेंस्ट रिजर्वेशन? अपने अब के टाइम पे ठीक है, तो कब तक होना चाहिए था? आपके पास डेटा है इसको क्वांटिफाई करने के? तो हाउ कैन वी से कि बैकवर्ड क्लासेस अपलिफ्ट हो चुकी है? नहीं तो हेल्थ में मतलब मेडिकल, अच्छा मेडिकल लाइन में आप बोल रहे हो, ठीक है चलो, नीट वगैरह में रिजर्वेशन की आप बात करें, बाकी ठीक है। अच्छा, आपके हिसाब से रिजर्वेशन शुड नॉट बी अप्लाइड इन सर्टेन की एरियाज लाइक हेल्थ एंड मिलिट्री। तो मिलिट्री में तो वैसे भी नहीं लगता रिजर्वेशन, मतलब सिर्फ सिपाही रैंक पे लगता है, ऑफिसर रैंक पे नहीं लगता। लेट मी टेल यू, है कैसे बड़ी पोस्ट में नहीं ला रहे रिजर्वेशन? सिंपल है यार, वो इंडियन आर्मी का रूल है, सीडीएस में आप रिजर्वेशन नहीं अप्लाई कर सकते, इक्वालिटी नहीं आ रही, इक्विटी नहीं आ रही, ठीक है ठीक है ओके। और आपके हिसाब से मतलब मेरे में भी है 10-15 पॉइंट ऐसे में, मैं दोनों तरफ के पॉइंट बोल सकता हूँ आराम से, बट लेट मी सी कि भाई आप लोगों का क्या मानना है। हाँ जी, है नहीं कुछ नहीं बोलना, क्यों? अरे जो भी हो, इसमें कोई थोड़ी ना है कि भैया अगर कोई सपोर्ट में नहीं है तो वो बुरा आदमी हो गया या भला आदमी नहीं रहा। मैं बहुत टाइम पे सपोर्ट में नहीं रहता, जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था मैं बिल्कुल सपोर्ट में नहीं था रिजर्वेशन के। मैं तो खुद इसी बात के लिए किलस रहा था कि जितने नंबर पे मैं बाहर हुआ उतने में कोई ऑफिसर बने बैठा है, बट पढ़ाते हुए अलग बात होती है। हाँ जी बताओ तो, आर यू इन सपोर्ट और इन अगेंस्ट द रिजर्वेशन? हाँ या ना, मतलब सपोर्ट में हो कि अगेंस्ट में हो, सिंपल। अरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप लोगों को ये डर है कि बच्चे क्या सोचेंगे तो गलत क्लास में बैठे हो। पहले तो ये हेजिटेशन खुद की खत्म करो ना कि भैया आप अपने ओपिनियन को लेके स्ट्रांग बिलीव करने चाहिए। गुड क्वेश्चन। यार देखो ये आई थिंक इट शुड बी ऑन द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ओनली कि भैया वो अपने वहाँ कल्चर कैसा प्रमोट करना चाहते हैं। देयर आर लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशन जो स्पोर्ट्स को प्रमोट नहीं करते,
तो वहाँ पर स्पोर्ट्स कोटा नहीं होता। जैसे हमारे इस कॉलेज में भी, क्योंकि हमारा गवर्नमेंट कॉलेज है तो वहाँ पर स्पोर्ट कोटा था। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं होता, वो स्पोर्ट्स में इतना ज़्यादा नहीं होता, तो दे डोंट गिव। गवर्नमेंट कॉलेजेस बिकॉज दे गोज फॉर द स्पोर्ट्स, उनको चाहिए। अब देखो ऑब्वियसली बात है ना कि अगर कोई कॉलेज है वो चाहता है कि उनका स्कूल स्पोर्ट्स में अच्छा करे, ठीक है, तो वो कैसे बच्चों को अपने एडमिशन दे, है ना। अब ऐसा भी नहीं है कि भैया जो ऑलरेडी जो बच्चा नहीं स्पोर्ट्स में जाना चाहता वो उसको बोले कि पढ़ाई छोड़ स्पोर्ट्स खेल। भाई जिसका मन होगा वही जाएगा। तो स्पोर्ट्स कोटा आई थिंक तब मेरे को लगता है कि थोड़ा सा रेलेवेंट तब होगा जब अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे छोड़ा जाएगा। और आई थिंक आज भी वही है शायद, ऐसे कोई बाइंडिंगनेस तो नहीं है मेरे हिसाब से। अगर है होगी भी तो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस में होगी, प्राइवेट में तो नहीं। ठीक है, हाँ जी, सपोर्ट में है, सही है, होना चाहिए। अरे जो मन में हो वो बोलो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या सोचे। अच्छा, SC ST का क्रीमी लेयर है? SC ST में क्रीमी लेयर नहीं है, वो सिर्फ OBC में है। वो सिर्फ OBC में बेटा, SC ST में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। रिपीटेटिवली नेचर में ले सकते हैं, उनके दादा परदादाओं ने भी लिया, बेटों ने भी लिया, पोते भी लेंगे। चलो, आप लोगों ने टीना डाबी का नाम सुना है? टीना डाबी टॉपर थी, उनकी बहन रीना डाबी वो भी टॉपर थी। चलो वो टॉपर बनी है, मेंस में उन्होंने अच्छे नंबर लाए हैं। टीना डाबी तो ऑल इंडिया रैंक 1 थी, बट पता है जिस साल टीना डाबी ऑल इंडिया रैंक 1 लाई, प्री भी क्वालिफाई नहीं कर पाती अगर उन्होंने SC रिजर्वेशन ना लिया होता। जबकि उनकी मदर फादर दोनों बहुत अच्छे, मतलब उनकी लाइफ और क्या बोलते हैं लाइफस्टाइल बहुत नॉर्मल जनता से बहुत अच्छा था। अपर मिडिल क्लास भी नहीं है वो, रिच सेक्शन में ही है। नहीं नहीं, जो रईस, रिच रिच लाइफस्टाइल से बिलोंग करते थे। ऑल्दो मैं उनके कैलिबर पे कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ, भाई मेंस में उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि ऑल इंडिया रैंक 1 लाई, दैट इज डिजर्विंग। बट मैं बोल रहा हूँ कि उनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती इफ शी डजंट बिलोंग टू SC। ठीक है, चलो उनको मिला मिला, फिर उनकी बहन ने भी लिया। बट मैं बोल रहा हूँ अगर क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट होता तो शायद कभी उनको SC रिजर्वेशन मिलता ही ना। हाँ, बाद में वो, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो कभी ऑफिसर ना बनती, बट शायद उस साल ना बनती, अगले साल बनती, जैसे बाकी लोग मेहनत करके बन रहे हैं। समझे? तो ये क्रीमी लेयर वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं है। हाँ जी, आपका क्या मानना है? एंड नो डिप्लोमेटिक कमेंट्स प्लीज। हाँ नहीं, यही नहीं चाहिए ना मुझे। मुझे वो ओपिनियन चाहिए जो आप पब्लिक में आके बोल सको। चलो प्राइवेट वाला बताओ फिर, इंटरनल डिस्कशन जब होगा। वही तो समझाया, बनाने वाले ने क्यों बनाया। चलो आपकी बात भी मान ली। मेरी बातों से यही नहीं पता लगेगा तुम्हें मैं सपोर्ट में हूँ क्या अगेंस्ट में हूँ। हाँ भाई, मैं दोनों साइड हूँ, आई एम ओमनी प्रेजेंट। मैं हमेशा एक ही चीज तो बोलता हूँ कि टीचर का काम ही होता है कि वो किसी एक साइड हो ही नहीं सकता। मैं हमेशा जो क्या बोलते हैं वो वाला पक्ष होता है ना जिसके पास पॉइंट नहीं होते, मैं उसको जाके पॉइंट देता हूँ, जस्ट टू मेक यू बिलीव कि भैया आप सही कर रहे हैं। मेरा मेन मुद्दा ये होता है कि आप बोलना तो सीखो, अपनी बातों को निकालो तो सही। अगर आपको, मतलब बहुत से बच्चे ऐसे सोचते हैं ना कि सर पहले हम प्री निकाल लें, फिर हम मेंस निकाल लें, और उसके बाद जब इंटरव्यू की बात आएगी तब हम ये सारे पॉइंट्स खुद ब खुद डिस्कस करने लगेंगे। बेटा वो दिन कभी नहीं आता।
ये जो लगेंगे लगेंगे मतलब बहुत लग जाते हैं फिर लोगों के, क्योंकि हम लोगों ने ये सारी चीजें करके देख चुके हैं। हम लोगों ने ऑनलाइन ग्रुप्स बनाए थे जब अपना इंटरव्यू था, तो बहुत सारे बच्चे मैंने देखे थे, क्योंकि मैं तो बहुत सालों से ये प्रैक्टिस करता रहा, तो आई एम काइंड ऑफ कॉन्फिडेंट और फ्लुएंट विद दीज काइंड ऑफ थिंग्स। बट वो जो बच्चे मैंने देखे हैं ना, कि जो पहले पेपर निकालते हैं और फिर इन चीजों की तैयारी करने जाते हैं, वो बच्चे वहां जाके पता है कैसे अटकते हैं, आई से करते रह जाते हैं वहां पे। सही में मजाक नहीं, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे फिर वहां पे अटकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को शुरू से प्रिपेयर करना पड़ेगा। एक आपके ओपिनियंस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए हर चीज पे। अजी देवी जी, आप बताओ। है नहीं, मैं रिपोर्टर दिख रहा हूँ आपको? मतलब माना मेरे हाल फटे हाल ही हैं आजकल, और मैं किस एंगल से आपको वो दिख रहा हूँ, गरीब रिपोर्टर? कि आप नो कमेंट्स बोलो और मैं मान लूं? बताओ, आर यू इन फेवर और इन अगेंस्ट द रिजर्वेशन? अगेंस्ट? पीछे? ये क्या होता है भाई? चलो, आई विल rephrase. Do you believe the policy of reservation is plaguing the Indian education system? सवाल उससे था। आपने तो जवाब दे दिया ना, अब वो नहीं दे रहा तो फिर मैं घुमा के पूछूंगा। नो? अरे नहीं पता कि क्या मतलब होता है? आपको क्या लगता है? अगर हिंदी में बताना तो सवाल हिंदी में बता सकता हूँ ना? सवाल समझ आया? क्या सवाल था मेरा? हाँ जी, सवाल क्या था मेरा? हे भगवान, आप बता सकते हो इनको सवाल क्या था? वेरी गुड, यही उम्मीद थी मुझे आपसे भी। Do you believe that reservation system is plaguing the Indian education system? आप सोचो तब तक। है? अनुवाद करें। क्या आप ये मानते हैं कि जो आरक्षण प्रणाली है वो हमारी भारतीय एजुकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, वो हमारी भारतीय शिक्षा प्रणाली को स्थगित कर रही है, या प्लेग को हिंदी में क्या बोलेंगे यार? हाँ, बीमार कर रही है। वेरी गुड। हमारी नहीं, बीमारी भाई। हाँ, बीमार कर यार। अच्छा 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 क्वेश्चन बन गया ये। है? नहीं, नहीं कर रही है। और ऐसा क्यों लगता है आपको? है? क्या बात कर रहे हो? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मिलता है भाई, हायर एजुकेशन कॉलेजेस में मिलता है। ज्यादा हायर में हमें वैसे भी नहीं मिलता, कॉलेजेस में मिलता है एजुकेशन में, या नीट वगैरह के एग्जाम में मिलता है। तो तब कॉलेजेस में, जैसे मेरे कॉलेज में था, गवर्नमेंट कॉलेजेस में आज भी जो नंबर ऑफ सीट्स होती है वो रिजर्व होती। जैसे हमारे कॉलेज में तो उस समय ये भी होता था, लोकल रिजर्वेशन, मतलब वो ऑफिशियल रिजर्वेशन नहीं होता था, बट जो लोकल बच्चे होते थे उत्तराखंड के, उनको 10 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते थे। जो बाहर से आते थे उनको 10 पॉइंट कम मिलते थे। तो जब हमारी परसेंटेज लगी थी, सोचो 100% आते हैं, मतलब 100 पॉइंट बनने चाहिए, कुछ बच्चों के 110 पॉइंट बन रखे थे। क्यों? क्योंकि वो लोकल थे और उन्होंने 100% स्कोर किया था। मेरा एक दोस्त खुद था, उसने 102 किए थे। और तो मैं उसको अभी ऑनलाइन बता नहीं सकता कि हुआ क्या था। वो मतलब, वो मैंने पहली बार देखा था कि करप्शन करप्शन कितने चरम पे है। क्योंकि वो बात अगर अभी भी लीक हुई ना, तो हमारे कॉलेज के कई सारे प्रोफेसरों की नौकरी जाएगी, लिटरली। और पहली बार मुझे समझ आया कि जब कुछ गलत हो जाता है ना, तो सिस्टम उस गलत को ही सही प्रूफ करने लग जाता है। ध्यान रखना, वो उसको ये मतलब ही नहीं रहता कि गलत है कि सही है।
उसको ये है कि अगर सिस्टम पे सवाल उठेगा इससे बड़े गलत भी सही है। बताऊंगा आप लोगों को किसी और दिन जब रिकॉर्डिंग ना हो। चलो, हाँ उसके बाद बता सकता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे लिखो सातवानास के बारे में। और क्या थे? गौतमी पुत्र सतकर्णी, इन्होंने क्या किया था? शक को डिफीट किया था। ही डिफीटेड शक। ठीक है, शक में कौन सा रूलर था जिनको इन्होंने डिफीट किया था? नाम था नहापना। नहापना, NA, जो शक रूलर थे NAH, नहापना। नहापना को डिफीट किया था इन्होंने। और फिर उन्होंने नहापना जो अपने टाइम पे कॉइन्स निकालते थे उसके कॉइन को री इशू किया और उस पर अपना नाम और अपना रॉयल इंसिग्निया छपवा दिया। तो इसको ऐसे लिखना, ही डिफीटेड शक रूलर नहापना एंड री इशूड नहापना कॉइन्स विद रॉयल इंसिग्निया। रॉयल इंसिग्निया, हाँ गौतमी पुत्र सतकर्णी ने। ठीक है, अगला लिखो नासिक इंस्क्रिप्शन। इन्हीं के में लिखना नासिक इंस्क्रिप्शन। एक नासिक इंस्क्रिप्शन है जिसके अंदर ये बताया गया है दैट गौतमी सतकर्णा वाज द कॉन्करर ऑफ शक। ही वाज द कॉन्करर ऑफ शक, पल्लवास एंड यवनास। ठीक है, इनको कॉन्करर ऑफ शक बोला जाता है, मतलब इन्होंने शकों को हराया, लवास को हराया और यवनास को हराया। उसके साथ साथ इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। तो ये तो कोई मतलब ऐसी बात नहीं है कि जो आपको अलग से याद रखनी हो। ठीक है, ये तो आप खुद ही समझ जाओगे। अगला लिखो, ही एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ राजा राजा। ही एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ राजा राजा, महाराजा, एका ब्राह्मणा, सबसे पहला टाइटल था राजा राजा, नेक्स्ट इज महाराजा, थर्ड इज एका ब्राह्मणा। एंड ये थोड़ा सा लंबा टाइटल है ना, मतलब थोड़ा ज्यादा ही लंबा है, तो लिख लेना इसे, मैं बताते जा रहा हूँ। खैत्य डैश या हाइफन दापा हाइफन मनामदा। खैत्य दापा मनामदा मनामदा, पता नहीं कहाँ से लाते हैं टाइप। एंड लास्ट लिख लेना कि ही वाज आल्सो डिस्क्राइब्ड एज द लॉर्ड ऑफ विद्यांचल या लॉर्ड ऑफ विद्या। इनके बाद इनको सक्सीड करते हैं वशिष्ठ पुत्र पुलवामी। वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। ठीक है, जो सक्सेसर है इनके वो कौन है? वशिष्ठी पुत्र पुलवामी है। नेक्स्ट जो रूलर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज तो इन्होंने मतलब यही इंपॉर्टेंट है इनके लिए कि भाई गौतमी पुत्र सतकर्णी के बाद ये राजा बने थे। नेक्स्ट इज ही एस्टेब्लिश्ड हिज कैपिटल एट पाइथान। पुलमावी, PULUMAVI। मैंने पुलवामी बोला क्या? सॉरी, पुलवामा आ गया मेरे मुंह पे। पुलमावी, PULUMAVI। ठीक है, ही एस्टेब्लिश्ड हिज कैपिटल एट पाइथान, PATHAN, पाइथान, ऑन दी गोदावरी। ठीक है, गोदावरी नदी के किनारे। नेक्स्ट लिखना, he married to the daughter of Rudradaman I।
he married to the daughter of Rudradaman I. And who was Rudradaman? कहाँ सुना है हमने रुद्रदामन का नाम? सुदर्शन लेक, पक्का? हाँ भाई, कहाँ सुना है हमने रुद्रदामन का नाम? इधर रिपेयर कराई थी कि बनाई थी? रिपेयर कराई थी, गुड। कौन से इंस्क्रिप्शन में पता लगता है हमें ये? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में पता लगता है। और क्या क्या पता लगता है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से हमें अबाउट द सुदर्शन लेक? दैट किसने बनाई थी? गवर्नर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यगुप्त। ठीक है, जो राजा था उसमें मेन रूलर था चंद्रगुप्त मौर्य था, पर बनवाई पुष्यगुप्त ने थी। ठीक है, यार मतलब थोड़ा सा टेक्निकल है। अगर वो चंद्रगुप्त पूछेंगे भी तो आपसे ऐसे पूछेंगे कि किसके कार्यकाल के समय आपका क्या बनाई गई थी? सुदर्शन लेक बनाई गई थी। दूसरा पूछेंगे किसने बनाई थी, तो वहां पर रुद्रदामन आ जाए, वो रुद्रदामन बुरा, पुष्यगुप्त, सॉरी। क्लियर? अगला लिखो। नेक्स्ट लिखो, यज्ञ श्री सतकर्णी। यज्ञ श्री सतकर्णी, ये ब्रदर हुआ करते थे वशिष्ठी पुत्र सतकर्णी के, एंड ही वाज द लास्ट सिग्निफिकेंट सातवाहना किंग। ठीक है, और इन्होंने कौन कौन सा एरिया कैप्चर किया था? सिर्फ एरिया वाला नाम आप याद रख सकते हो। ही कैप्चर्ड द एरिया ऑफ कोंकण। पता है किसी को वेयर इज कोंकण? कोस्ट, कर्नाटका, पक्का? गोवा? सह्याद्री कहाँ आता है फिर? सह्याद्री, ज्योग्राफी तो पढ़ रहे होगे तो इतना तो पता है। कर्नाटक केरला, चल ठीक है। कोंकण आपका महाराष्ट्र गोवा वाले पार्ट में आता है, मेन जो होता है महाराष्ट्र गोवा वाला पार्ट होता है। ठीक है, सह्याद्री अपर महाराष्ट्र साइड आता है, नीचे वाली साइड आता है आपका मालाबार, कोरमंडल। ठीक है, जो आप बोल रहे हो कर्नाटका केरला, दैट इज इधर कोरमंडल कोस्ट, या फिर और नीचे आओगे बिल्कुल नीचे पे, वहां पे मालाबार कोस्ट आ जाता है। हाँ, वो तमिलनाडु इधर इधर पे होता है ना, वेस्टर्न घाट में आता है ना कोरमंडल, इधर साइड होता है कोरमंडल ज्यादा। इधर है, चलो मैं चेक करूंगा, शायद मुझे भी ब्रशअप करना पड़ेगा इस इन्फॉर्मेशन पे। कोरमंडल, गल्फ ऑफ मन्नार तो इधर ही है, मालाबार भी इधर ही है। हम्म, चलो एक बार मैं चेक कर लूंगा, ब्रशअप कर लूंगा इन चीजों को। ओके, नेक्स्ट लिखो आप इसमें। हाँ, ये लिख लिया इन्होंने कौन कौन सा कोस्ट अपनाया, सॉरी कौन कौन सा पार्ट लिया? कोंकण लिया, उसके साथ मालवा, ही कैप्चर्ड द कोंकण एंड मालवा, दो पार्ट इन्होंने यहाँ पर लिए हैं। एंड द लास्ट एंड द इम्पोर्टेंट रूलर, ठीक है, मतलब वन ऑफ द अमंग द लास्ट इज किंग हला। इनका नाम ही है हला, HALA, हला या हाला जो भी लिख लो। ऐसे हाला तो नाम नहीं रखेंगे, शायद हला ही रखेंगे। ठीक है, इनके बारे में बोला जाता है तो इन्होंने एक किताब लिखी है, ही रोट अ बुक, गहा 87, GAHA गहा, GAHA गहा, SATTSAI गहा सतासाई। I know very difficult name to pronounce, गहा सतासाई।
ये तो जैपनीज नाम लग रहा है मुझे। ठीक है, इट वॉज रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज, ब्रैकेट में लिख लेना प्राकृत लैंग्वेज। इट इज अ कलेक्शन ऑफ 700 लव पोएम्स फ्रॉम संगम पोएट्री। हाँ, ओके। सो आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं। बाकी इसमें जो भी बचा है, थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन बचा है, थोड़ा सा एग्रीकल्चर बचा है एंड इकोनॉमी बची है, वो हम कल कर लेंगे। ठीक है, तो कल आई होप हम अपना ये वाला पार्ट कर लें। देखो एंशेंट में यही 2-3 पार्ट रह गए हैं, तो शायद फर्स्ट वीक में हमारा एंशेंट कंप्लीट हो जाए, फिर 3 हफ्ते होंगे हमारे पास। 3 हफ्ते में मिडेवल आराम से हो जाए, क्योंकि मिडेवल में वैसे तो देखो ज़्यादा चीज़ें आती नहीं है। मिडेवल नॉट वॉज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट आप लोगों को कवर करानी है तो मैं कवर पूरी कराऊंगा। ठीक है, ओके।